हेलो डियर दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट 6 वाला करने वाले हैं, 6वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जहां पर आज इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको अपना स्कोर बताना है कमेंट पे कि आपको कितने नंबर आपके सही हुए। ठीक है, तो देखिए पहला है फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करें, सूचियों के नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करें। तो देखिए पहला है क्यूसेक। तो क्यूसेक किसका होता है? प्रवाह की दर। तो मैंने हालांकि इसे पहले ही बता दिया कि क्यूसेक जो होता है, देखिए क्यूसेक पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा इसमें और इसमें है, तो ये वाला हम टिक कर लिए। ठीक है, फिर बाइट जो होता है कंप्यूटर का, तो दूसरे का 4, तो देखिए दूसरे का 4 इसमें और इसमें है। ठीक है, थर्ड है रिएक्टर। तो रिएक्टर होता है दाब का, तो देखिए रिएक्ट, और फिर इसके बाद आता है बार का। तो बार आता है अपना, इसका आता है ये दाब का होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड का समय लगता है। यदि कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है बल का, पूछा गया है। ठीक है ना, बल के बारे में पूछा गया है। तो चलिए, तो हम पहले बल वाला फार्मूला लगाते हैं, F=ma होता है, जहाँ पर दिया है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम और यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो ये बड़ी यूनिट है, हम इसे मिनट बदल लेंगे। ठीक है ना, तो इसे 5/18 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 सेकंड, 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 18 चौक 72। ठीक है, देखो द्रव्यमान है कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो 4 से 4 कटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5×10⁻³ न्यूटन। ठीक है ना, तो देखिए हमारा ये वाला सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर कितना होता है। तो आप बताओगे बच्चों कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। नेक्स्ट है पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। तो आप जानते हैं कि पानी जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला होता है C/5 F-32/9। तो यहाँ पर C की जगह हम 0 रख देंगे, 5 F-32/9। तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, तो 0 का 0 हो जाएगा, तो F=32 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है ऋण चिन्हों के साथ लेंस फार्मूला बताना है। तो हम देखो लेंस का फार्मूला हमारा जो होता है आप सभी को जानते हैं, 1/F=1 - u (1 - v). क्या होगा? 1/F=1/u-1/v होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। फ्यूज केवल तभी काम करना शुरू करेगा जब धारा 8 एम्पियर हो या अधिक हो। ठीक है, या कि फ्यूज में 8 से अधिक का चुंबकीय प्रेरण होगा। थर्ड है, फ्यूज 8 A से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। फ्यूज केवल तभी काम करेगा जब धारा ठीक 8 एम्पियर का हो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि बोला यदि एक फ्यूज 8 एम्पियर का, देखो एक फ्यूज है हमारे पास, मान लो ये फ्यूज है, ये 8 एम्पियर का है, तब क्या होगा जब धारा 8 एम्पियर से अधिक प्रभावित होगी तो क्या होगा, हमारा फ्यूज पिघल जाएगा। ठीक है ना, घरों में सभी के फ्यूज लगा होगा, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हो कि तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उस पर करंट आता है तो फ्यूज पिघल जाता है, इसके कारण शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड, चलिए ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति बिंदी बिंदी पे अधिकतम होती है। आपको बताना है कि जो ध्वनि की गति है सबसे ज़्यादा किसमें होती है। तो आप देखोगे स्टील, निकल, अल्मोनियम, आयरन। तो आपको बताना है कि एक तापमान पर, मतलब एक स्थिर तापमान में ध्वनि की तीव्रता किसमें अधिक होगी, तो एल्युमिनियम पे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटॉन में बिंदी बिंदी आवेश होता है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, 1.67, क्या होगा 1.67 × 10⁻⁻19 होगा। देखिए आप जानते हैं कि प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, तो यहाँ पर ये गलती नहीं करिएगा कि माइनस से तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं, ये तो सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, OH- देते हैं, तो ये कथन हमारा गलत है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH- देते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल 1 और 3, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती प्रक्रिया है, यह बिंदी का कथन है। तो देखिए यहाँ पर बोला परमाणु द्रव्यमान, तत्वों का जो उनका गुण है, उनका परमाणु द्रव्यमान के, देखो यहाँ पर ड्रोवेनायर ने तिक नियम था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, और ये आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 10 का जो हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी हो जाएगी साइड उत्तर। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो आप जानते हो कि Ca मतलब कैल्शियम, Pt, मैग्नीशियम, जिंक, तो इसमें से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो आप देखोगे कैल्शियम कभी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, मैग्नीशियम भी नहीं, जिंक भी नहीं, केवल प्लेटिनियम बस है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। फिर इसके अलावा हो गया हमारा सोना हो गया, ठीक है ना। तो फिलहाल सोना नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पर प्लेटिनियम को टिक करेंगे कि प्लेटिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। विरंजक चूर्ण को जल से मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए विरंजक चूर्ण हमारा जो होता है उसको जब हम किससे, यहाँ पर पूछा है जल में मिश्रित, मतलब जब H2O में मिश्रित करेंगे तो हमारी कौन सी गैस निकलेगी? तो आपको पता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, फिर जब ये H2O के साथ मिक्स होगा तो कौन सा निकलेगा? देखो क्लोरीन है, कैल्शियम OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पर क्लोरीन, तो हमारा क्लोरीन गैस निकलेगा। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस निकलेगा। ठीक है, अगला है, एक आदर्श गैस समीकरण PV=nRT में सर्वत्रिक गैस नियतांक में R का मान केवल निर्भर करता है। तो आपको बताना है कि R का मान किस पर निर्भर करता है? तो देखो गैसों की प्रकृति पर नहीं, ठीक है, मापन की इकाइयों पर, गैस के ताप पर या गैस के दाब पर। तो आप बताओगे कि जो 13 का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मापन की इकाइयों पर, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण जो आदर्श मापने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो PV=nRT हो जाएगा, तो यहाँ पर मापन की इकाइयों पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पर पूछा गया है बात्या भट्टी, ठीक है ना, बात्या भट्टी में उत्पादित होता है कौन सा लोहा बात्या भट्टी में बनता है? तो आपको बताना है कि बात्या भट्टी में हमारा कच्चा लोहा, देखो भट्टी में हम, देखो कभी होता है आपको याद भूल जाए तो मैं बता दूं, जैसे हम कभी तबले में खाना चावल पकाते हैं तो कभी कभी हमारा चावल कच्चा रह जाता है, तो हम इससे याद कर सकते हैं कि जब भट्टी में हम पका रहे हैं कुछ तो हमारा खाना कच्चा रह जाता है, तो इसका कच्चा लोहा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते क्योंकि? तो बताना कि क्या कारण है कि जिसके कारण कठोर जल में कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो पाते। तो बताएंगे कि कठोर जल में लवण कम होते हैं जो सफाई की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, यह जल छूने में कठोर होता है, तो जल छूने में कठोर नहीं होता है। कठोर जल भारी होता है, ये भी कारण नहीं होगा। कठोर जो साबुन धूल के कणों से जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके रंगम करें, ये सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही राइट आंसर होगा कि साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय, मतलब कपड़े को साफ करने के बजाय वो साफ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यक कितनी होती है? तो आप सभी को उत्तर देंगे कि प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, डीएनए के एक तंतुगछ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब डीएनए है, डीएनए से आरएनए में सूचना जब की प्रक्रिया में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? यहाँ पर होगा स्थानांतरण, अनुलेखन, प्रतिकृतियन या उत्परिवर्तन। तो हमारे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा अनुलेखन हो जाएगा। क्या होगा कि डीएनए के एक तंतुगछ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मायोसिन
और एक्टिन क्या है, तो आप बताओगे कि मायोसिन एक्टिन क्या है, यह एक प्रकार की मांसपेशियाँ हैं। बट इससे पूछा कि कैसी मांसपेशी है, तो आप बताओगे बच्चों कि इसका जो सही उत्तर होगा मांसपेशी प्रोटीन वाली है। कौन सी, कि मायोसिन है जो मांसपेशी है, और एक्टिन क्या है, प्रोटीन है, मांसपेशी प्रोटीन है। ये क्या है, मायोसिन मांसपेशी प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। क्या पूछा है, गैंडे के सींग में जो प्रोटीन पाया जाता है और मानव के बाल में, तो आपको पता है कि मानव के जो शरीर, आपके भी बाल में कौन से पाया जाता है, कैरेटीन पाया जाता है। आप बताओगे कि गैंडे के सींग और मानव के बाल में क्या पाया जाता है, कैरेटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, चलिए चलते हैं, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, तो हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके कारण होती है, तो आपको पता है कि जब कुत्ते काट देते तब हाइड्रोफोबिया होती है, तो ये इसको कहते हैं रेबीज कहते हैं। क्या कहेंगे, रेबीज कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल के गति का पथ दर्शाता है, जल की गति का पथ कौन दर्शाता है। देखो यहाँ पर जड़ बोला है, जड़ में जल की गति, जैसे कि कोई पेड़ हो गया, ठीक है ना, इस पेड़ में छोटी छोटी जड़ें निकली हैं, तो इस जड़ों में जो जल की गति है उसको, उसका रास्ता कौन बताएगा, ठीक है, कैसे बनेगा। तो आपको बताना है कि देखो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कार्टेक्स, परिवस, जाइलम, नहीं। देखो जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, ठीक है ना। पर देखिए पहले तो ये जो जल होगा, पहले हमारे, जैसे हम मान लीजिए जड़ है, तो जल होगा हमारी त्वचा में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी में एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारे कार्टिक्स में जाएगा, फिर एंडोडर्मिस, फिर परिपक्व, और फिर इसके बाद जाइलम में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपिडर्मिस में जाएगा, फिर कार्टिक्स में जाएगा, फिर एंडोडर्मिस में जाएगा, फिर परिपक्व में जाएगा और जाइलम में जाएगा, ठीक है ना। आपको हमेशा याद रखना कि कोई भी आपकी बाहरी त्वचा भी है ना, इसे हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। क्या, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस और बाद में जाइलम, ठीक है ना। तो जाइलम और जाइलम दोनों में है। तो यहाँ पर का आपको तीन मेन चीज़ याद रखना है कि कार्टेक्स, एंडोडर्मिस और परिपक्व, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला है, ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राकृतिक में बहुत लंबे समय तक जमा हुए और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, तो हम इसे कहेंगे ऊर्जा का गैर नवीनीकरणीय स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, ऊर्जा का गैर नवीनीकरणीय स्रोत कहेंगे, जिसे दोबारा देखो नवीनीकरणीय में आपको बताता हूँ। देखो जो सौर ऊर्जा है, धूप है, ठीक है ना, पवन ऊर्जा है, इसे हम ऊर्जा इसे फिर से बना सकते हैं, तो मतलब उसे हम नया कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे नवीनीकरणीय। पर हम कोयला एक बार जल गया, दोबारा नया तो नहीं बनेगा, नहीं। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, गैर नवीनीकरण, मतलब दोबारा नया नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला क्लोन पशु डॉली कौन से पशु था, तो आपको बताना है कि यह कौन था, भेड़ था। कौन सा, यह एक भेड़ था, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर संबंधित नहीं है। देखिए कंप्यूटर में सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, पर जो एरिथ्रोसाइट्स होता है ये शरीर के अंग का है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है, तो आपको बताना है कि DBMS का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो आप बताओगे, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, माइस्क्ल है, जो एपेच है, जो इसका उदाहरण नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शन नंबर 25 राइट उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस प्रैक्टिस सेट में हमने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, ठीक है। तो यदि आप, हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा प्रैक्टिस सेट 7 हम आपके साथ करने वाले हैं, तो आपको करना है क्या, यदि आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट 7 को कंप्लीट करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ताकि हम सब मिल करके एग्जाम्स को क्लियर कर सके। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय रेलवे।